तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक अपना बहुत सिंपल सा है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है। आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने पहले की चीज़ पढ़ी हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक टॉपिक में थोड़ा सा रह गया था, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। एक टॉपिक है सोलेनॉइड अगर होता है तो सोलेनॉइड के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो कैसे होता है, देखो ज़रा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास, तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने रजिस्टर था हमारे पास, ये हम 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। रजिस्टर्स कुछ ऐसा होता है बच्चों, इसके अंदर डेल्टा वी बराबर किसके होता है, आई आर के बराबर होता है। हम जानते हैं इसके बारे में, पढ़ा था। फिर जब 12वीं क्लास में आए तो 12वीं क्लास में हमें चीज मिली कैपेसिटर था, ठीक। कैपेसिटर होता है वो कुछ इस तरह का होता था, याद है मैंने? तो उसमें मैंने बताया था कि डेल्टा वी बराबर क्या था, इसमें क्यू बटे में सी था ये चीज। और जो आपका एक था इंडक्टर, अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा है इंडक्टर, इसको बोलते हैं कॉइल वाला कॉन्सेप्ट था, है ना? हाँ, इसमें कुछ नहीं आता, इसमें डेल्टा वी जो है यानी ई एफ होता है इज इक्वल टू माइनस में एल डी आई अपॉन में डी टी होता है। याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? तो इसी को आगे कंटिन्यू करना अपन को बच्चों, यही टॉपिक को कंटिन्यू करना है। फ्यूचर में एक सर्किट आएगा, उसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट कहते हैं। एलसीआर मतलब क्या होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स। तो आगे पढ़ाऊंगा, तो शुरुआत इसकी यहीं से हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो क्लास ना। प्यारे बच्चों, यहां से एक टॉपिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, स्टार्ट करना। बहुत सिंपल टॉपिक है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक। बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, जितने जो एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है तो उस कंडीशन में उसका इंडक्टेंस जो होता है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, आपके पास ये सोलेनॉइड है बच्चों, इसके अंदर से प्यारे बच्चों आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और इस पूरे के पूरे इसके अंदर एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स है बच्चों। अच्छा, और मैं मान ले चलता हूं कि इसकी पूरी लंबाई जो है बच्चों वो है एल लेंथ है पूरी लंबाई इसकी। दोबारा समझिए, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एन टर्न्स है, इसकी लेंथ है एल। और मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉइल है, तो कॉइल का रेडियस जो होगा बेटा वो आर मान लेते हैं, आर या फिर हाँ ठीक है चलो आर ले लेते हैं इसका रेडियस। दोबारा समझो, लेट a solenoid of length L let I be the current passing through it। I जो है वो करंट पास हो रहा है बच्चों इसमें से, and let n turns present in the solenoid, यानी कि सोलेनॉइड में n टर्न्स प्रेजेंट है बच्चों, एंड l be the length of solenoid, यानी कि पूरे सोलेनॉइड की लंबाई कितनी है, l मान लेते हैं इसमें। और कुछ है इसमें? तो बच्चों n टर्न्स को ना इसको हम लेते हैं n लेते हैं, बड़ा n लेते हैं, n टर्न्स। इतना क्लियर है?
तो इसमें एक कॉन्सेप्ट निकलता है, उसको बोलते हैं एन लेते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ होती है बच्चों, यानी कि n इज इक्वल टू में n अपॉन में l होता है। कितनों को समझ में आया? n इज इक्वल टू n अपॉन l, हम लोगों ने पढ़ा हो इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, या टोटल लेंथ कर लो। ये कितनों को समझ में आया? तो n इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन में l। तो यहाँ से मुझे पता है कि n बराबर क्या होगा? n l। ये एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ तक समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा बोले कि भाई समझ ना आ रहा तो बता दो। चलो, n इक्वल टू एन एल हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ उसके अंदर। जब इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे पता है, तुम्हें याद होगा मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, याद है हमने पढ़ा था उसके बारे में चैप्टर 4 में। दैट इज B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट फिर N और I, याद था? N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू इट, पढ़ा था उसके बारे में। अगर आपको ये पता है तो आप बड़े प्यार से सारा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर देंगे। अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो गारंटीड बात है कि इसके अंदर फ्लक्स भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है कि म्यू नॉट एन आई, चैप्टर 4 में पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में, तो हमको पता है कि फ्लक्स कितना लिंक्ड होता है। मुझे पता है फ्लक्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स फाई लिंक विद कॉइल कितना होगा बच्चों? दैट इज फाई बराबर किसके होता है? फाई बराबर होता है बी ए के बराबर होता है, याद है मैंने? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए के बराबर होता है। दिमाग लगाना, इस पूरे के अंदर अगर ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसा करके, और एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, है ना। अगर मान लीजिए कि ये कॉइल पकड़ लो, इस कॉइल को पकड़ लिया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो बी डॉट ए को सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री होगा, दैट इज बी इंटू ए बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फाई इज इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? तो म्यू नॉट एन आई और ए है। यहाँ तक बताओ कितनों को समझ में आया? तो जब ये समझ में आ गया, और क्योंकि मुझे पता है कि ए तो एरिया है, और क्योंकि ये एक सर्कुलर कॉइल है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं फाई की जगह लिख दूं कि म्यू नॉट एन आई और ए की जगह लिख दूं पाई आर स्क्वायर, बताओ यहाँ तक कोई चीज़ ऐसा जो मुश्किल लग रहा हो? बताओ, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर मुश्किल है यहाँ पर? कुछ क्वेश्चन जो लगाओ कि टेंशन में हो, कोई दिक्कत नहीं है? बस ठीक है, यहाँ तक कवर कर लो बस। तो अब एक चीज़ समझना बच्चों, ये बात इधर समझिए, मैं इतने को मिटा रहा हूँ, मैं ओनली इसको कवर कर रहा हूँ। देखो ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स मेरे पास इतना है, ठीक। अब मैं जानता हूँ टोटल फ्लक्स क्या होता है। टोटल फ्लक्स जो होता है वो तो फाई टी होता है। अब फाई टी बराबर किसके होगा? फाई टी मतलब होता है बच्चों इट्स एन पाई, याद है? एन फाई होगा। क्यों? दिमाग लगाना। अब मान लो कि इसके एक उसका फ्लक्स फाई हो गया, तो क्योंकि इसमें एन टर्न्स हैं तो उसका पूरा फ्लक्स कितना होगा? एन इंटू फाई। अगर एक कॉइल का फ्लक्स अगर मेरा फाई है तो उसमें एन टर्न्स है तो उसका फ्लक्स कितना होगा? एन फाई हो जाएगा, होगा। अगर एन फाई हुआ तो यहाँ पे एक काम करो, फ्लक्स वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू पुट करना है तो क्या बनेगा? इट्स म्यू नॉट एन आई पाई बड़े आर का स्क्वायर, ठीक। ये कोई दिक्कत है बच्चों? आई पाई बड़े आर का स्क्वायर, इतना क्लियर है? अच्छा, मुझे पता है कि n की वैल्यू क्या होती है बच्चों। अगर मैं जानता हूँ कि n इज इक्वल टू में n अपॉन में क्या होता है? l होता है, तो n बराबर क्या है? nl होगा। कोई दिक्कत? म्यू नॉट एन आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर है।
और यहाँ पर n था तो इस n की जगह पे क्या कर दो, इस nl पुट कर दो बच्चों। तो ध्यान से देखना, तो यू विल सी दैट म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू में i और पाई r स्क्वायर और यहाँ पर l आ जाएगा। कोई ऐसी कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, वैसे तो यहाँ पे काम हो जाता है, इतना कर लोगे काम चलेगा, लेकिन इसको हम एक चीज़ लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर तो क्या बनेगा, इसका एरिया आ गया और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार सोलेनॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो कुछ किताबों में इसको ऐसा भी लिखा जाएगा कि म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, ये तो अपना अलग है ही है, और प्लस में इट्स द वॉल्यूम वी। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। नहीं बस समझ में, एक सिलेंडर होता है बच्चों, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, ये बन गया पाई आर स्क्वायर और लेंथ ये रहा, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम तो बनता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो वॉल्यूम बन गया। तो कुछ जगह पे या फिर यहीं छोड़ दो या फिर इसको भी लिख सकते हो, आपको किसी को दिक्कत नहीं है। वेयर वी इज द इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, लिखा वेयर इट्स द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? तो फाइनली आपने देख लिया कि फाई टी इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल। अभी देखो कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ तक कितने को समझ में आया? ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आपको याद होगा लास्ट वाले उसमें बताया था मैंने कि फाई टी है तो क्या होता है, फाई टी तो एल आई के बराबर होता है, याद है? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर एल आ जाएगा। इस आई से आई काट दो, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि टोटल फ्लक्स बराबर किसको होता है, एल इंटू आई। तो आई से आई काट देना, तो एल की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। कितना क्लियर है भाई? हाँ जी, कितने बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हाँ समझ में आ गया? और इसको अगर तरीके देखो तो L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर और यहाँ पर V कर सकते हो, फिर V इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड कर दो। यहाँ भी छोड़ दो चलेगा, नहीं तो यहाँ तो ठीक है, काफ़ी है। समझ में आया भाई? मुश्किल कुछ इसमें? तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि L मतलब क्या है, L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोई दिक्कत बच्चों? आई बात समझ में, है ना? चलो ठीक है, तो ये हमने इसमें कवर कर लिया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लंबे सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट क्या ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। डाउट किसी को? तो ये सारी चीज़ हमारे पास क्लियर है। हमने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, और हमने इसे कवर कर लिया है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। देखिए देख लो जल्दी से, एक बार रिकैप कर ले, लास्ट क्लास वाले टॉपिक को रिकैप कर लेते भाई। जब बात किया था मैंने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था कि अगर मेरे पास कोई क्या होगा, कॉइल होगा, और कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में इंड्यूस करंट उसके अपोजिट जाएगी, लेकिन अगर करंट डिक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट उसके साथ साथ जाती है। बता था मैंने, बस ठीक है। मतलब उनका कहना ये था, एक रिकैप है बच्चों, रिकैप है लास्ट क्लास का सेल्फ इंडक्टेंस का, समझ लेना बच्चों। फिर यहीं से एक टॉपिक सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस सिखाता हूं। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है और ये लॉन्ग कॉइल है, और इस लॉन्ग कॉइल के अंदर से अगर मेरे पास करंट आई फ्लो हो रहा है, और आई इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर करंट फ्लो होगा और टाइम के साथ चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस करंट कहते हैं। और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो उसके क्या है, वो उसको अपोज करने की बात करेगा, है ना? तो अगर यहाँ से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये करंट इंक्रीजिंग होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस डायरेक्शन जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्राइमरी करंट आपका ऐ जा रहा है तो इंड्यूस करंट इसका ऐ जाएगा, और
सेकेंड एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे पास ये इंडक्टर होता या फिर मान लो कॉइल है, कॉइल के अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो इंक्रीज हो फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए चेंजिंग होना चाहिए। तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस करंट जो होगा वो उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसके चेंज को अपोज करना है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को अपोज करने क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की बात करेगा। इंक्रीज कब होगा, जब दोनों साथ साथ जाएंगे। तो क्या करेगा, इंड्यूस करंट, दोनों इंड्यूस करंट जो होता है प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, मैंने पिछली वाली क्लास में। एक लिख लो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, एक हेडिंग लिखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जिसको आता है ठीक है, अपना बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने आप में एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। लिख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखना जरा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं बच्चों। कोई भी पूछता है कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब क्या बताओगे बेटा। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल रखा है बच्चों, मान लो कि आपके पास एक कॉइल रखा है और इस कॉइल में से क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। एंड आई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग। अगर ये कांस्टेंट होता तो तुम्हें याद होगा कांस्टेंट तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। पता है ना क्यों, क्योंकि हमको पता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस में डी फाई, ठीक है, बाय डी होता है। और तुमको मैंने बताया था इसके बारे में कि फाई तो एल आई के बारे में बराबर होता है। एल तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, आई और डी टी। अच्छा, अगर आई कांस्टेंट होता तो मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ा रखा है कि आई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि इस कंडीशन में मेरा डी आई बाई डी टी जीरो होता है, उसको एल से मल्टीप्लाई करें तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इसलिए मेरा वहां पे कुछ वो नहीं हो पाएगा। बात सुन में, तो उस कंडीशन में मान लो कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, चेंजिंग हो रहा है, इट कुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा, ठीक है, या तो ये इंक्रीज होगा या फिर ये डिक्रीज होगा। उस कंडीशन में करंट यूं जाएगा, ठीक। लेकिन देखो आपको पता होना चाहिए कि साथ में मैंने क्या किया, मैंने एक और कॉइल रख दिया, लेकिन इस कॉइल के अंदर कुछ भी नहीं डाला। इसको गैल्वेनोमीटर में मैंने सेट कर दिया। मैंने मान लो इसको मैंने गैल्वेनोमीटर पे सेट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर बताता है कि किसी भी सर्किट के अंदर से करंट पास होगा कि नहीं होगा, या कि सर्किट के अंदर से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। वो सर्किट के अंदर करंट के प्रेजेंस को टेस्ट करता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही इस करंट के मतलब इस सर्किट के करंट को आप चेंज करोगे तो चेंज करने की वजह से क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज होगा तो गारंटेड बात है कि इसके जो आसपास का जो एरिया जो होगा, है ना। अब सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है, आपने करंट चेंज किया, करंट चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज करने का से इसके साथ में जो कॉइल है इसके अंदर भी क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने इसमें कुछ नहीं किया है, आपने जो किया इसके अंदर किया, बट इसके अंदर सारे काम हो रहे हैं, बट चेंज इसमें भी आ रहा है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे कुछ तुम्हें याद होगा, मोहल्ले में एक आदमी को हार्ट अटैक क्या आता है, मोहल्ले के सारे आदमी जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, होता है। एक आदमी, एक बूढ़े को हार्ट अटैक आता है, सारे के सारे बंदे जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। दिस इज एक्चुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जानते हो इस बात को, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझना, मैंने देखो इस कॉइल में करंट को चेंज किया है, लेकिन मेरे इस कॉइल में करंट के चेंज होने से इसके अंदर करंट इंड्यूस होना, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ रही बात? पीछे क्लियर हो रही बात है सबको? मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जो किया मैंने इसमें किया।
करंट को चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, और मेरे इसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की वजह से क्या है, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, जो कर रहा हूँ इसमें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके होने का सबसे बड़ा कारण है बच्चों क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे बड़ा कारण है मैग्नेटिक फील्ड। सबको पता है कि अगर आप करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, पक्की बात है। अगर करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, एवरीवन नोज इट। करंट कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ा दिया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम किया मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सबको पता है बात। चलो, क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई, वो आई के प्रोपोर्शनल होता है कि आप आई बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, आई कम कर दे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। हर कोई जानता है ये बात। अब यहीं से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। मेरे पास क्या है बच्चों, इसको बोल दो प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं बच्चों, और इसको बोल दिया मैंने सेकेंडरी कॉइल बोल दिया, सेकेंडरी कॉइल बोल दिया बच्चों। एक प्राइमरी कॉइल है, दो सेकेंडरी कॉइल है। तो ये बताता है बच्चों कि when the current is changing, when the current is changing in coil first, in coil first, या बोलते हैं प्राइमरी कॉइल कह देते हैं, या प्राइमरी कॉइल बोल दो, यानी कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन दी induced current generated in the secondary coil, ठीक है, या बोल दो कॉइल सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, मैं जैसे क्या है, इसमें करंट को चेंज किया तो मेरे इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। This is the mutual inductance, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि मुश्किल लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा है? पीछे जतिन क्लियर? इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं कि अगर दो कॉइल आसपास में हैं, एक कॉइल के करंट को चेंज करोगे या इंक्रीज करा डिक्रीज करा, उससे दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ जो होता है वो जनरेट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो किया इसके अंदर किया है, लेकिन इसमें अफेक्ट पड़ने की वजह से ये अपने आप ही चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें देखा होगा, ऐसे कि अगर घर में दो भाई होते हैं, छोटे और बड़े भाई, तो छोटा अगर बड़ा भाई पिट रहा हो तो छोटा भाई अपने आप ही लाइन पे आता है, होता है। अगर मम्मी बड़े भाई को पीट रही होती है तो छोटा भाई जो होता है वो चुपचाप घर के सारे काम करना शुरू करता है। मम्मी मम्मी आओ बैठो, पैर दबा दूँ, आओ बैठो मैं बर्तन धो के आता हूँ, आओ मम्मी चाय पिलाता हूँ आपको, होता है। दिस इज व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रहेगी बात बेटे, पिटा हुआ है लेकिन हरकत इसमें हो रही है, ठीक। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ रही बातें? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कवर कर लिया है, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है ये क्यों हो रहा है। तो अगर इसमें करंट इंक्रीज हो, इसमें करंट डिक्रीज हो, फर्क नहीं पड़ता। करंट के इंक्रीज होना, करंट का डिक्रीज होना, दोनों ही केस में इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक। इसमें इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। बस वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। करंट के कांस्टेंट होते ही क्या होगा, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है। और फ्लक्स के चेंज होने फ्लक्स चेंज अगर कांस्टेंट होगा तो नॉर्मल सी बात है कि ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा। तो यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, फटाफट नोट कर दो क्लास। मैं आपको सिखाता हूँ फैराडे लॉ। देखो इसमें फैराडे लॉ लगाते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है, तुम्हें याद होगा फैराडे लॉ ने क्या कहा था कि जहां कहीं भी अगर मेरे पास कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो मेरे फ्लक्स के चेंज होते ही क्या घटना घटेगी, फ्लक्स के चेंज होते ही क्या घटना घटेगी, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। पक्की बात। फ्लक्स चेंज कब होता है, कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होता है, जब करंट चेंज होगा।
बात सुन रही है? दिमाग लगाना कि अगर मेरे पास सोचो ये कॉइल है, इसके ठीक पास में एक आसपास में एक और कॉइल है बच्चों, होगा? अब सोचो करंट यहां से पास हो रहा है, ठीक? अगर मेरे यहां से अगर करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या होता है, वो यहां से निकलेंगी, है ना? बताओ। थोड़ा गंदा सा बन गया, चलो ऐसा कहा था, थोड़ा गंदा सा बन गया। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है और एक कॉइल यहां पर है, अगर मैं करंट इसमें चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज तो गारंटेड बात है क्या कि इसमें तो होगा प्लस इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लास सबसे बड़ा पॉइंट क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से तो पास होकर निकलेगा, होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ही पास होकर निकलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मान लो मैंने बोला करंट होता है आई इन द प्राइमरी कॉइल, उसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। अगर मैं उसको चेंज करता हूं तो चेंज करने के से क्या होता है बच्चों, इट जनरेट बी मैग्नेटिक फील्ड, and then magnetic field lines changes, also passes through secondary coil। इसको समझिए, अगर मेरे प्राइमरी कॉइल से करंट पास हुआ, प्राइमरी कॉइल से करंट पास हो रहा है, तो गारंटेड बात है कि यहां से करंट पास होगा। अब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्यों हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी और वो यहां से भी निकलना शुरू करेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहां से निकलनी शुरू होंगी बच्चों, तो गारंटेड बात है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फाई चेंज, और फाई चेंज तो यहां भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा बाय फैराडे लॉ। बात समझ में आ रही है? अगर यहां करंट इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो अब क्या होगा, वो यहां से पास होकर निकलना शुरू कर देंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस कॉइल के अंदर, क्योंकि दोनों कॉइल बहुत पास में रखे हुए हैं, अगर इसमें निकलना शुरू होगा तो गारंटेड बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज तो यहां पर क्या होगा, अपने आप ही इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ये बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्यों होता है, वो इसकी वजह से होता है। अब मान लो आपने इस करंट के अंदर क्या कर दिया, इसमें आपने करंट कम कर दिया। अब करंट कम करोगे तो करंट में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। अब यहां से पहले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, इसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई तब भी क्या होगा, फाई जनरेट होगा। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट तो फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक और इंड्यूस करंट जनरेट होगा। कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि मुश्किल है इसमें? क्लियर हो रही बातें पीछे? पक्का? ठीक है, हो गया भाई। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, बी चेंजेस इन सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसकी वजह से क्या है, फाई जो होगा, चेंज इन सेकेंडरी कॉइल। इसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। क्या होता है बच्चों, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ये कितना क्लियर है बच्चों? यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इस कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों, इस कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो कि मेरे पास दो कॉइल्स है, मान लो मेरे पास दो कॉइल है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2।
मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्या है, दो कॉइल है, इसको बोल दिया कॉइल 1 और इसको बोल दिया कॉइल 2 बोल दिया बच्चों, ठीक। अब दिमाग लगाना कि कॉइल 1 में अगर मैं ऐसे करके करंट पास करवा रहा हूँ तो क्या चल रहा है बच्चों, ऐसा कुछ जाएगा, या मान के चलो कि इस, एक मिनट, ऐसा कुछ इस तरह कुछ ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सी मेहनत है, ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, अगर मान लो कॉइल 1 के अंदर मैं करंट ऐसे कुछ पास करवा रहा हूँ, ठीक, तो दिमाग लगाओ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अपने उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डालना, तो क्या है, अंगूठा के इस तरफ हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। अब सोचो कि अगर आपने करंट ऐसे फैल रहा है, करंट ऐसे ऐसे अगर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, होगा। करंट अगर यू फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में गारंटेड बात है आपने करंट को चेंज कर दिया। इसमें करंट आई करंट फ्लो कर रहा है, आपने क्या किया, आई करंट को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो पहले मान लीजिए कि आपके पास फ्लक्स कम था, फ्लक्स कम यहाँ से हुआ था, लेकिन जैसे इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मतलब पास आ जाएंगे, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे तो गारंटेड बात है वो इसमें से फ्लो निकलेगा ना भाई, होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है? दोबारा समझना कि अगर मान लो कि मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज किया, मैं बोलूँगा कि इफ करंट आई चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल बोल देते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। मैं बोला इफ करंट आई चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल, तो मैंने बोला इस आई में मतलब इसमें मतलब करंट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन द प्राइमरी कॉइल। आपको पता होगा कि जैसे इसमें से आई करंट चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस कंडीशन से क्या होता है बच्चों को पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो अब सेकंड कॉइल से पास होना शुरू कर देंगे, होता है, क्योंकि आपने इसको चेंज किया है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक आने की वजह से क्या है, वो ज़्यादा तेज़ी से निकलेंगी और इस कॉइल सेकंड से भी निकलना शुरू कर देंगे बच्चों। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस also passes through coil second। अब कॉइल सेकंड से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास होंगे तो गारंटीड बात क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी चेंजेस इन द कॉइल। इसकी वजह से क्या हो बच्चों, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन द कॉइल, सेकेंड ले लो। उसकी वजह से क्या है बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, इंड्यूस इन द कॉइल, कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, बस और कुछ नहीं है। फटाफट नोट करो क्लास, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, इस पूरे की पूरी कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कॉमन है, बहुत नॉर्मल तरीका है बच्चों। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं बच्चों। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये चीज़। मतलब बच्चों मेरे पास एक बात क्लियर है कि अगर मैं बोलता हूं, मेरे मन में एक बात है, ग्रेटर दी I1 इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में अगर मैं करंट इंक्रीज कर दिया मैं, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि मोर विल बी
विल बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने से क्या घटना घटेगी बच्चों? मोर विल बी फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू, मोर विल बी फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा फील्ड लाइन पास होंगी बच्चों। और सेकेंडरी कॉइल से अगर ज़्यादा फील्ड लाइन अगर पास होती है तो मुझे पता है कि मोर विल बी फ्लक्स थ्रो, फ्लक्स थ्रो कॉइल सेकेंड, यानी कि इसमें से कॉइल सेकेंड से ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा एंड हेंस करंट इंड्यूस्ड in the current induced in the secondary coil, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। ये हो गया बहुत ही कॉमन तरीका, हैंस द करंट इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। यही चीज चलता है बच्चों पूरे के पूरे इसके अंदर। मतलब एक बात आपने देखा कि मैंने यहां करंट बढ़ाया तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, दिख रहा है? मैंने इसका करंट बढ़ा रहा हूं तो मेरे इसका फ्लक्स अपने आप चेंज हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इसका फ्लक्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। होगा भाई? एक बात क्लियर होगी बच्चों कि अगर बिठाओ उसको जरा, एक बात क्या क्लियर है कि अगर मैं hence it is clear that मैं बोलूंगा मान लो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 है, इसका phi1 है, इसका I1 और यहां से मतलब I2 करंट जनरेट हो रहा है मान लो सर, ठीक। अब हुआ क्या, मैं बोलता हूं कि इट इज क्लियर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with secondary coil phi2 and phi2 is directly proportional to I1, यानी कि वो I1 के प्रोपोर्शनल है। phi2 जो है वो I1 के प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ चेंज होगा। यही तो है, करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के स्ट्रांग होगी, वो स्ट्रांग होगी तो फील्ड लाइंस इसमें ज़्यादा पास होंगी और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा और यहाँ फ्लक्स तो यहाँ भी करंट जनरेट होगा। तो मतलब कुल मिला के क्या होता है बच्चों, कंसर्न यहाँ पर है कि इस जगह पर अगर आपका जो फ्लक्स है वो डिपेंड किसके कर रहा है, इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने बोला कि phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और यहाँ से क्या बनना बच्चों कि phi2 जो टोटल है ना, यानी कि इस पूरे का जो टोटल है इज प्रोपोर्शनल किसके, I1 के होगा बच्चों। तो यहाँ पर phi2 जो टोटल होगा बच्चों इज इक्वल टू m I1 के बराबर होगा, इज इक्वल टू m I1 के बराबर। ये m क्या है बच्चों, m जो होता है बच्चों इट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें तो m बराबर किसके होगा, इट्स phi2 टोटल अपॉन में I के बराबर हो जाएगा। अच्छा दिमाग लगाओ, मैं इसका ऐसा यूनिट की बात करूंगा क्या होगा, इसका क्या होता है वीबर होता है, अपॉन में क्या होगा एम्पियर होता है। तो वीवर पर एम्पियर WB पर एम्पियर होगा, अब कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप यूज कर लो हेनरी, यूज कर लो हेनरी H, इसकी ऐसा यूनिट इतनी आ गई, वीवर पर एम्पियर और हेनरी H बोल देते हैं बच्चों। अच्छा यहाँ से एक बात और बता देता हूँ, अक्सर बच्चों को इस बात की गलतफहमी होती है कि बच्चे बोलते हैं कि M जो होगा
या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो करंट के ऊपर या फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना ये कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, ये फाई के ऊपर या आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लिख लेना यहाँ पे एक नोट लिखना, नोट NOT, M डज नॉट डिपेंड अपॉन फाई टोटल या फाई टू टोटल, यानी कि सेकेंड कॉइल के अंदर जो टोटल फ्लक्स है उस पर, एंड आई इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो M होता है, M बोलते तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है M डिपेंड्स अपॉन किस पे, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मतलब कॉइल की ज्योमेट्री पर, उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन के ऊपर, प्लस में सेपरेशंस एंड देयर सेपरेशंस। ठीक है, ज्योमेट्री पर, उसकी ओरिएंटेशन पर, उसकी सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट था, फटाफट कवर कर लो क्लास, मुश्किल नहीं है। ये देख लेना, बहुत ही कॉमन चीज बताइए इसमें, जल्दी से कर लीजिए बच्चों। ठीक, फटाफट नोट करो जल्दी से बच्चों, और कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो क्लास, अब इसको समझना, इसको समझिए, बहुत ही तरीके से समझाता हूं इसमें। एक लास्ट है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E2, या बोलते हो इंड्यूस्ड EMF। जैसे मान लो E2 है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 होता है, तो यहाँ से करंट मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 करंट इंड्यूस करंट फ्लो होगा, पक्की बात है। तो मेरा कंसर्न यहाँ पर इस चीज़ को लेकर होता है कि भाई ये जो E2 जो होगा वो किसके बराबर है, जो उसके अंदर, जो इसकी वजह से इसके अंदर जो EMF होता है वो किसके बराबर होगा। तो देख लेना बच्चों, हमको पता है फैराडे लॉ क्या कहता है, वो कहता है माइनस d∅2 टोटल होगा। मतलब सेकेंड जो फ्लक्स है, सेकेंड जो कॉइल का फ्लक्स है, इसके टोटल का आप क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए टाइम के साथ। अच्छा, मुझे पता है कि E2 की वैल्यू क्या होगी, d∅ टोटल की वैल्यू तो मुझे पता है, वो तो mi के बराबर होता है, वो तो mi के बराबर है। m तो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में माइनस m तो बाहर निकालें, यहाँ पर di/dt कर देते हैं। ठीक, अच्छा ये I मतलब क्या है, ये I1 हो जाएगा, ये I1। आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जो चीज़ डिपेंड किस पे कर रही है, वो इस पे डिपेंड कर रही है। अगर मेरा ये चेंज होता रहेगा तो काम चलता रहेगा, जैसे ही ये कांस्टेंट हुआ वो जीरो हो जाएगा। कैसे, कि मैंने बोला कि इफ़ I1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मेरा यहाँ पर करंट जो है कांस्टेंट हुआ तो मैं क्या करूँगा, E2 इज इक्वल टू माइनस में m एंड d∅dt, और ये क्या है, I क्या है, कॉन्स्टेंट आ गया, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो जीरो होता है बच्चों। तो माइनस में m और यहाँ पे जीरो, तो उसका आंसर क्या है, जीरो आ जाएगा पूरा का पूरा। तो उस कंडीशन में मेरा E2 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि बताता है ये कि जैसे ही मेरा इसका करंट कांस्टेंट हुआ तो इसका फाई अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, EMF अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखना है बच्चों, कि सेकेंडरी कॉइल में EMF तभी इंड्यूस होगा, लिखेंगे सेकेंडरी कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल में EMF तभी इंड्यूस होगा जब प्राइमरी करंट में, जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा। यहां पे एक और बात लिख लो कि इफ प्राइमरी कॉइल में करंट कांस्टेंट होगा तो
सेकेंडरी कॉइल में EMF 0। फटाफट नोट करो क्लास जल्दी से, बहुत ही कॉमन तरीका होता है, बहुत सिंपल है, फटाफट नोट करें क्लास। और यहाँ से हमने एक चीज़ और सीखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस करीब करीब हमने कवर कर चुका है। एक लास्ट डेरिवेशन बची है जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, 10 पे 15 मिनट का टॉपिक होगा, खत्म कर दूंगा उसके बाद चैप्टर खत्म। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखते रहेंगे अपने। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा AC। AC बोले तो क्या, अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें इस साल के सिलेबस में इतना ही है, इस टॉपिक में इस साल के सिलेबस में इतना ही है, इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या था, लेंजेस लॉ था, लेंजेस लॉ के बाद आपका फैराडे लॉ था, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ये टॉपिक थे, तो इसलिए खत्म कराना। मेरा मन है कि थोड़ा सा करवाया था, बट कोई बात, चलो आराम से करा दूंगा। 15 मिनट टॉपिक बचेगा, 15 मिनट में आराम से करा दूंगा सब कुछ, ठीक भाई। तो ये अपना नोट कर लीजिए बच्चों, न्यूमेरिकल साथ साथ हैंड टू हैंड क्लास में देखते रहेंगे, ठीक है। पीछे बच्चों समझ में आ रहा है, चलो। तो अभी के लिए इतना करते हैं बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, मौज करो।